So that is called interkinesis. Okay. एंड उसका एक यूनिकनेस है कि उसमें कोई भी एस फेज नहीं होता है. तो व्हेन देयर इज नो एस फेज, टेक्निकली देयर इज नो G1 एंड G2 फेज. ठीक है. सो दैट इज द कंसेप्ट. इसलिए इंटरफेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब जो इंटरफेज है, या उसको हम लोग आई फेज भी बोलते हैं. Okay, so this is called I phase. Okay, I phase, interphase, या growth phase, resting phase, intermitosis phase, क्योंकि दो माइटोसिस के बीच पे आता है. प्रिपरेटिव फेज, मेटाबॉलिक फेज, एनर्जेटिक फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, इनविजिबल फेज. क्यों? ये दिखता नहीं है बाहर से, क्योंकि अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में भी ये दिखेगा नहीं. मिडिल स्टेज, इनिशिएशन स्टेज. देख रहे हो? so many synonyms. तो इस समय there is no visible changes occur. मतलब अगर हम एक माइक्रोस्कोप लेके बैठे हैं तो हमें कुछ दिखेगा नहीं. occur in the nucleus and nucleus does not divide. ठीक है जी. chromosomes remain as chromatin network. ठीक है. तो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में होगा. सेल एंड न्यूक्लियस ग्रोज एंड इंक्रीजेस इन साइज एंड प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन. As we discussed that this phase takes around 75 to 95, 70 to 95% of total time, and thus it is of longest duration. ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है. इन ह्यूमन न्यूरॉन्स, नॉट ओनली ह्यूमन न्यूरॉन, सबका न्यूरॉन, आई फेज लास्ट फॉर द एंटायर लाइफ. ओके, सो दे रिमेन इन ए परमानेंट इंटरफेस. नाउ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए आर सिंथेसाइज्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड एंड सेल ऑर्गेनेल्स डबल. ओके, सेल ऑर्गेनेल्स डबल. क्यों? Because you have to give it to two daughter cells. Thus, metabolically, this phase is very active and important, though it is called resting phase. तो समझ रहे हो? तो हम इसको resting phase बोल रहे हैं, but ये metabolically very very active phase है. Okay? सेल डबल होते हैं, resting phase. Okay? Due to नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस. एक्चुअली न्यूक्लियस में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको रेस्टिंग फेज कहते हैं. एंड विदाउट कंप्लीटिंग आई फेज, ए सेल कैन नॉट डिवाइड, बट साइज ऑफ सेल डबल्स. ओके, तो दिस आई फेज कंप्राइजेस 3 सब स्टेजेस. है कि नहीं? इसमें आपका 3 सब स्टेजेस आ जाएगा, which occur in the sequence of G1S and G2. तो ये हमारा इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी है. नाउ अब उसका जो पहला सब स्टेज है, दैट इज कॉल्ड G1 फेज. ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल 1 करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड G1 फेज. ओके, नाउ ये जो G1 फेज है, सो इस G1 फेज में इसको हम लोग अब जनरली क्या कहते हैं, फर्स्ट गैप फेज. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रोथ और गैप पीरियड, प्री-सिंथेटिक, पोस्ट-माइटोटिक. ओके, it is a phase interval between the end of mitosis and start of S phase. It takes 30 to 50% time. That is maximum time of all stages. It is most variable, as हमने discuss किया था, due to which time of cell division differs. तो आपका जो अलग अलग सेल्स में टाइम डिवीजन अलग होता है, उसका मेन कारण क्या है?
उसका मेन कारण है इंटरफेस. ओके. Size of nucleus increases, cell doubles in size and then stops growing. Okay, due to shortage of nutrients. All the three types of RNA, enzymes and proteins are synthesized. Okay, are synthesized, which leads to growth of nucleus and cytoplasm. Maximum growth occurs in G1. Circumstances which induce a cell to divide arise in G1. Okay, तो G1 में ये सारा चीज arise करेगा. Fine. So arise in G1 under the influence of some cytoplasmic clock. ठीक है जी. उसको हम लोग हटा देंगे, अगले पेज में ले जाएंगे. चलिए, so we'll go to the next page. Because this is the points you will write in your school exam. ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम में ये पॉइंट्स आप लिखेंगे. ओके. So decision for cell division occurs in G1. माने अगर आपको आगे जाना है या नहीं जाना है. G1 can be terminated by various stimuli, but a cell has completed. इसमें क्या है ये but में? Okay. G1 start of S phase. Enter the S phase to start duplication है ना? But once, वो once actually. But G1 is absent in amoeba, but once. Okay, a cell has completed G1 and entered the S phase to start duplication of DNA. It cannot be terminated. ये जब हम डिस्कस कर चुके हैं. G1 is absent in amoeba, slime molds and fission yeast. इसमें कोई G1 E1 नहीं होता है. The non-dividing cells remain in G1 stage. अब कल ये मैंने आपको डिस्कस किया था एंटीफेज है कि नहीं. तो एंटीफेज मैंने आपको बताया था. And what is antiphase? The antiphase is the end of G1 where the cell reaches a stage where it will divide even under stress conditions. This stage indicates that all the ATP required for all the ATP required for cell division is provided by the cell. Okay, provided by the cell metabolism, and there is no deficiency of ATP, not even a single one. ओके, एक भी एटीपी का कमी नहीं होगा. तो जितना चाहिए पूरा का पूरा दे दिया. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ G1 फेज. सो एक बार एंटीफेज हो गया, हम लोग आगे जा सकते हैं. तो टिल दिस स्टेज इज अचीव्ड वी विल रिमेन इन G1. ओके, तो हम लोग G1 में रिमेन करेंगे. We'll go to B2. Second stage, so that is called S phase. है कि नहीं? S phase या synthetic phase.
ना एस फेज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, दैट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इस केस में क्या होता है, आपका डीएनए डबल होता है कि नहीं। एस फेज या सिंथेटिक फेज, synthetic phase so it takes 30%, 30-40% time. Okay, now chromosomes and their DNA replicate with the help of polymerases. Amount of DNA और genes double, इसको हम लोग लिखेंगे 2C becomes 4C. Okay, 2C becomes 4C. Maximum histone protein is synthesized in S phase. S phase is called invisible phase. क्यों? बिकॉज आपका जो डीएनए डबल हुआ है वो आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि क्रोमोसोम अलग नहीं हुए हैं, दे आर स्टिल वेरी थिन एंड दे आर नॉट विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, इसलिए आपका डीएनए डबल हो गया है, हमें पता नहीं चलेगा। आप वे करोगे तो जानोगे, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। क्यों? Number of chromosomes remains same as were present in the cell, but each chromosome becomes double stranded from single stranded. तो आपका क्या होगा, मोनाड क्रोमोसोम becomes क्या, मोनाड क्रोमोसोम Dyad. becomes Dyad. monovalent dyad. सी मोनोवैलेंट डायड अलग चीज होता है, बाईवैलेंट डायड अलग चीज होता है। मोनोवैलेंट डायड का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन से डबल हुआ। ओके, व्हाई देयर इज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन। बट बाईवैलेंट डायड में क्यों डुप्लीकेशन हुआ, बिकॉज ऑफ पेयरिंग। समझ रहे हो? सपोज Yes, sir. मम्मी एंड डैडी का क्रोमोसोम पेयर अप कर गया, तो NC था, अब 2N 2C बन गया, तो अब आपका क्रोमोसोम फिर डायड बन गया। तो ये डायड किस क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट डायड। चलिए, सो तो समझ रहे हो। तो अगर हमारा एक से दो आर्म बन जाए डुप्लीकेशन के कारण, दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट डायड। क्यों? एक ही क्रोमोसोम का है, ओके, मींस एक ही का दो दो हो गया, बट दो जुड़ के दो हो गए, सो दैट इज कॉल्ड बाइवैलेंट डायड। तो बाइवैलेंट मींस फ्रॉम टू पेरेंट्स, मोनोवैलेंट मींस फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स हैं, इसको समझिए, क्योंकि वी विल बी यूजिंग दिस टर्म। स्कूल में आपका ये टर्म्स नहीं यूज होगा, बट हम इस टर्म्स को यूज करेंगे, ओके, इन आवर लेक्चर। तो जैसे आप जब 12th में जाओगे, हम लोग योर सीनियर्स आर देयर, रिप्रोडक्शन में इसका जरूरत पड़ता है। जब हम लोग पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस, ओके, तो लाइक दैट। तो ये हमारा एस फेज है, तो इसलिए मेनली एस फेज में क्या होता है, तो मेनली एस फेज में आपका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है एंड हिस्टोन भी नियरली डबल हो जाता है। ओके, बिकॉज पहले हम लोग एस फेज में ही बोलते थे, पर आजकल पता चल रहा है कुछ ना कुछ हिस्टोन्स आपका G2 में भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो लाइक दैट।
फाइन। सो इसीलिए ये आप जान लीजिए। नाउ अब हमारा है क्या, नाउ वी विल गो एंड इनटू, okay, the next phase that is called cream टे आरपट लिखा हाँ। सो जो थर्ड फेज है हमारा दैट इज कॉल्ड G2 फेज। ओके, और बंद करो। तो G2 फेज, तो G2 फेज इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक गैप फेज। ओके, तो इसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। उसको पोस्ट सिंथेटिक कह लेंगे या हम लोग प्री माइटोटिक भी कह सकते हैं। ओके, तो प्री माइटोटिक गैप फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज या गैप पीरियड और पोस्ट सिंथेटिक फेज। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में स्टोरी है। एंड अगेन यहाँ भी सेल्स में प्रोटीन वोटीन सिंथेसिस होता है, बट यहाँ इसका सिंथेसिस का कारण क्या है, तो यहाँ का सिंथेसिस का कारण है डिवीजन। तो इसलिए यहाँ कौन से प्रोटीन्स ज्यादा बनेंगे, आपका ट्यूब्यूलिन्स। तो ऑल दोज प्रोटीन्स विल बी मेड हियर which is required for division part. Okay, so it is the interval between the end of S phase and start of mitosis. Okay, it takes 10 to 20% of time. Okay, 10 to 20% of time. Now it is signified by the time of some non-histone and tubulin protein required for spindle formation. तो अगर स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए हमें जो जो चीज चाहिए तो इस स्टेज में बन जाता है। ठीक है, सिंथेटिन ऑफ प्रोटीन काइनेजेस फॉर रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, mRNA, rRNA एंड न्यूक्लियोलर rRNA भी बनता है। नाउ डैमेज डीएनए इज रिपेयर्ड, अगर कुछ हुआ, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा। एनर्जी इज स्टोर्ड। ओके, macromolecules are synthesized and all organelles including ribosomes and centrioles divide in G2। ठीक है, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। यहाँ हमने लिखा ऑल ऑर्गेनेल्स डिवाइड इन G2, बहुत बुक्स में लिखा होता है ऑल ऑर्गेनेल्स डिवाइड इन G1। ओके, तो इसीलिए वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, ये G2 वाला ही सही है। क्यों बोलो? ओके, वाई? बिकॉज इन केस आपका जो G2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने G1 में वी आर क्लियरिंग फॉर डिवीजन टू अकर, है कि नहीं? तो डिवीजन के लिए हम जगह खाली कर रहे हैं एंड आप तुम सब ऑर्गेनल बढ़ाओगे। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है मेरे को थोड़ा डुबियस लगता है कि हमारा जो बिफोर सेल डिवीजन जो आपका ऑर्गेनल डुप्लीकेशन का होना। ठीक है जी। नाउ सेंट्रियोल के लिए यहाँ हमारा एक स्टोरी है दैट वी नो दैट एक्चुअली सेंट्रियोल अलग चीज है, सेंट्रोसोम अलग चीज है कि नहीं? तो इफ यू रिमेम्बर और नॉट, तो सेंट्रियोल इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेंट्रोसोम इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ तो इसीलिए सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड करेगा किस स्टेज में। सो दस ए न्यू सेंट्रियोल pair is formed in G2. That is why now there are two pairs of centriole. Okay, centrioles in the centrosome. Fine, there are two pairs of centrioles in the centrosome. Okay, now G2 is called the resting phase of I phase.
ना इसमें मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा. तो आई विल शो यू ओल्ड एनसीईआरटी. ओके, जिसमें ये कंसेप्ट का डिस्कशन है हमारा. एंड एक्चुअली दैट डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम डेविड सडावा. ठीक है जी. सो डेविड सडावा, ये आत्मन जो डेविड सडावा आप बोल रहे हो, दैट इज जी सर. नॉट व्हाट आई वांटेड टू टेल. You are telling about the book. That book you are studying, that is called Life by David Sedawa. But जो book मैं बोल रहा हूँ, that is Cell Biology by David Sedawa. समझ रहे हो? So there are two different books. Okay? Yes sir. So इसीलिए तो ये जो book है, ये देखिए. तो this is the diagram. This is the centrosome cycle. Very very important diagram. Okay? And इसमें there is controversy. So ये एंड ये जो है ये बेस्ट रेफरेंस है. इसको मैं शेयर करता हूँ आपको. So देख रहे हो? तो दिस इज द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम साइकिल. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. So this diagram is also correct according to David Sedawa. तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, that G1 centrosome has two centrioles. S में क्या हो रहा है, centrioles replicate. तो इधर हम लोग ऐड कर देंगे नॉट सेंट्रोसोम्स. तो यहाँ क्या रेप्लिकेट कर रहा है, सेंट्रियोल, नॉट सेंट्रोसोम्स. अंडरस्टूड. बट यहाँ क्या हो रहा है, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट्स. ठीक है जी. सो इधर आपका सेंट्रोसोम रेप्लिकेट कर रहा है. ठीक है जी. And now the two centrosomes are at opposite poles. So do you understand? तो ये है centrosome cycle. तो मैं Yes आपको sir. ऑलरेडी डिस्कस किया था. But this is from old NCERT. जो NCERT आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो मेरे बोलने के बावजूद. And this same diagram is there in David Sedawa. I cannot show you that book because I don't have a soft copy. चलिए. सो इसीलिए विल गो बैक टू दिस फेज. तो इसीलिए इसको थोड़ा एक बार रिब्रश कर देंगे. तो एस फेज में क्या हो रहा है, तो हमने देखेंगे. इस फेज में हम लोग लिख लेते हैं एक पॉइंट, है कि नहीं. एस फेज में विल राइट हियर आपका क्या, centrioles also divide in this stage. Okay, the centrioles also divide in this stage. तो ये हमारा एक पॉइंट है. ठीक है. तो एस फेज में हमारा सेंट्रियोल को हमने डिवाइड कर दिया. ना इधर हम लोग क्या लिखेंगे, Centrosome divides. हाँ. तो centrosomes divide into two. Okay, into two with each having a pair. Okay, the centrosome divides into two with each having a pair of क्या, centrioles surrounded by pericentriolar matrix. ठीक है. तो ये आपका इधर हमने लिख लिया. तो इसलिए सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम इसका डिस्टिंक्शन आपको होना चाहिए. तो यू शुड बी क्लियरली रिमेम्बरिंग दिस. अंडरस्टूड. तो ये हमारा हो गया खत्म क्या. सो दिस इज द एंड ऑफ योर विच स्टेज, G2 फेज. तो इधर हम लोग, हाँ बोलो सर. ये ऊपर वाले लाइन में इट शुड बी G2 या फिर S सर. कौन सा, ये जो सेंट्रियोल पेयर फॉर्म होगा तो S में ना, S में रेप्लिकेट कर रहा है सेंट्रियोल.
हाँ, सेंट्रियोल रेप्लिकेट कर रहा है एस में, सर बट यहाँ पे G2 लिखा है ना सर? कहाँ? Thus new centriole pair is formed in G2. नहीं, इधर वही है ना, नाउ दस ए न्यू हाँ, न्यू सेंट्रियल पेयर इज फॉर्म ना, एक था एक और बन गया। तो G2 आपके सेल में कितना सेंट्रियोल था? एक जी पेयर सर। था ना, तो देयर वाज Yes ए sir. वन पेयर, अभी ये न्यू सेंट्रियल पेयर हो गया। तो Yes sir, न्यू, वही हमने पढ़ा ना, वो S फेज में होगा ना, आपने बोला अभी। ओहो, अगेन तू समझ नहीं रहा। न्यू सेंट्रियल पेयर इज फॉर्म, तो वो ओके डिवाइड हो सर, गया। अभी समझ में आया। अब यस वो सर, अलग समझा। होके देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग सेल को देखेंगे, मैं बना दे रहा हूं, पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें एक ऐसा सेल दिख रहा है, तो इस सेल में क्या था, एक छोटा सा ऐसे जगह था, देयर इज नो मैट्रिक्स मेम्ब्रेन, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बना लेंगे। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, एंड इसके अंदर क्या था, एक ही आपका सेंट्रियल पेयर था, पेयर था। यस परपेंडिकुलर सर। टू ईच अदर, है कि नहीं? तो ये कुछ इस तरह से था। अब वो बनेगा ये, अब वो बनेगा ये। मैं बना देता हूं तीनों आप लोग के लिए। सो ये हमारा क्या है, सो दीज आर द सेल्स। नाउ पहले एक सेंट्रियोल था, अब यहाँ क्या हो रहा है आपका, अभी क्या होगा, आपका जो सेंट्रोसोम है ये, तो ये थोड़ा फैलेगा, एंड नाउ यू विल फाइंड व्हाट, टू सेंट्रियोल्स, ये डिवाइड कर जाएगा, एक दो, ये एक पेयर बन गया, एंड एक दो, ठीक है जी। सो ये न्यू पेयर बन गया। तो अब ये हमारा सेंट्रियोल रेप्लिकेशन हो गया। अब जैसे ये जाएगा G2 में, तो G2 में क्या होगा, हमारे पास दो सेंट्रोसोम्स रहेंगे, एक, देख, so now there are two centrosomes, देख रहे हो? तो ये अलग सेंट्रोसोम हो गया, ये अलग सेंट्रोसोम हो गया। इधर क्या है, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल, उधर क्या है, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल। फाइन, सो दिस इज द केस। यस सर। नेक्स्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, आपका मेटाफेज बनाएंगे सपोज। तो ये मेटाफेज में क्या होगा, हाउ विल यू नो दैट मेटाफेज आ गया, समझे कि नहीं? तो आपका जो सेंट्रियोल्स है ये बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर होगा। तो यहाँ एक सेंट्रियल होगा, यहाँ एक सेंट्रियोल होगा, बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर सेंट्रोसोम, एंड यहाँ एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल होगा, एंड यहाँ दूसरा पेयर ऑफ सेंट्रियोल होगा। फाइन, सो अब ये लोग आपस में क्या बनाएंगे, ये लोग आपस में स्पिंडल्स बनाएंगे। फाइन, तो ये आपका स्पिंडल्स बनाएंगे, कुछ इस तरह से, और क्या। फाइन, सो ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये कौन सा स्टेज है, मेटाफेज। सो दिस इज G1,
तो ये है G1 फेज, ये है S फेज, ये है G2 फेज, G2 phase and ये and है this is मेटाफेज. ओके, तो मेटाफेज कब होगा? व्हाट टेल्स यू इट इज मेटाफेज? एग्जैक्टली 180 डिग्री. opposite poles में होंगे. यस, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री होता नहीं, एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा. फाइन, द टू the two centrioles will be exactly opposite to each other. ठीक है, तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट. चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या? तो दिस इज अबाउट दी फेज. नाउ अब हम लोग जाएंगे आगे. ठीक है जी, तो नाउ वी विल गो अहेड. सो दैट इज कॉल्ड एम फेज या डिवाइडिंग फेज. ना ये जो एम फेज है, ओके, सो एम फेज, या इसको आप माइटोटिक बोल सकते हो, मियोटिक बोल सकते हो. तो एम फेज, तो माइटोटिक फेज, डिवाइडिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज. It is of the short duration and takes 5 to 10% of total time. It consists of karyokinesis followed by cytokinesis. Karyokinesis जो है comprise of pro, meta, ana, tello. इसलिए बहुत सारे लोग शॉर्टकट यूज करते हैं इपमैट. इपमैट, इंटर, प्रो, मेटा, एना, टेलो. तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो, सो नाउ एम फेज बाय is absent in larval cells of diphtheria and insects, and there is permanent interface system. एग्जाम्पल है salivary gland chromosome, या इसको पॉलीटीन क्रोमोसोम भी बोला जाता है. ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम. Howard and Pelk studied and named these 4 stages of cell cycle as a result of their studies by autography in Vicia faba broadbeans. The exact sequence of these 4 stages is G1, उसके बाद S, उसके बाद G2, उसके बाद M. ठीक है, तो M में क्या क्या आ जाएगा? प्रोफेज, फिर आ जाएगा मेटाफेज, फिर आ जाएगा एनाफेज, फिर आ जाएगा टेलोफेज. फिर टेलोफेज के बाद हम इसको क्लोज करेंगे. फिर शुरू होगा क्या? साइटोकाइनेसिस. तो इसलिए ये आपका एम फेज खत्म हुआ, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा. और क्या, तो ये अनदर फेज. चला, चलो, तो ये हो गया हमारा क्या? सेल साइकिल. सो नाउ उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इनटू जी नॉट फेज. तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक अलग सा पाथवे है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, तो हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे. तो इसमें हमें मालूम है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन वी नो एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स. कौन कौन सा? ए माइटो, माइटो एंड मियो. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स. मैक्स,
ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन जो हम लोग ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला जो है हम ए माइटोसिस डिस्कस करेंगे, तो जिसको आप अदरवाइज क्या कह सकते हो, बाइनरी फिजन। सो ए माइटोसिस मुगाई Sir, your audio is muted. Okay, so it is called direct incipient or primitive cell division, okay, in which nucleus simply elongates, DNA contents, okay, DNA content doubles and divide, followed by division of cytoplasm by Faro method. ठीक है, तो ये बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं, it occurs without spindle formation and differentiation of chromosomes. Nucleus remains intact. The so formed daughter cells may or may not have equal amount of DNA. इसलिए आपका प्रॉपर डिवीजन नहीं है. Therefore, continuous amitosis produces irregularities in genetic constitution that leads to mutation. It is found in prokaryotes, unicellular eukaryotes, cell or fetal membrane, cartilage, old and degenerate digital cells, endosperm and tapetum in plants, and in meganucleus of paramecium. Okay, paramecium. It was reported by Remack in RBCs of chick embryo and described by Walther Fleming. Okay. Binary fission and budding are types of amitosis. Okay. In prokaryotes, chromosomes replicate, but nuclear division is absent. ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट, न्यूक्लियर एब्सेंट. द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स सेपरेट. इसको अलग से कर लेते हैं. ओके, सो ये जो है, तो इसको हम लोग बाइनरी फिशन को या फिशन इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एमाइटोसिस. नाउ सुने एडी पशु पढ़ा आपने जो सेरड में एसिड लिखी देता नानी बोल. चलिए, सो उसके बाद जो कभी कभी प्रोकैरियोट्स में यूनिक टाइप ऑफ माइटोसिस होता है, एमाइटोसिस, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग आएंगे माइटोसिस. सो नाउ वी विल डिस्कस माइटोसिस. तो माइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, Questional division. हाँ. सो माइटोसिस जो है उसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं बताइए? बिकॉज क्रोमोसोम नंबर एंड अमाउंट सेम रहता है आफ्टर डिवीजन. सो इसलिए हमारा जो सेकेंड डिवीजन है दैट इज कॉल्ड माइटोसिस.
Okay, so this is called mitosis. Now, so this was first observed by Strasburger in plant cells and by Fleming in animal cells. Okay, it may be defined as exact replication of parent cell into two daughter cells having identical number and kind of chromosomes, the identical and DNA and hereditary instructions as found in the parent cell. It mainly occurs in somatic cells of all animals and in meristematic tissue cells of plants. ठीक है? For multiplication. जो इन मेनली occurs सोमैटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स जो डिवाइडिंग सेल्स है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं होगा. ओके, तो सोमैटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, डिवाइडिंग सेल्स only. Okay, and in meristematic tissue cells of plants and okay. In mitosis, the cell cycle involves series of changes which occur in a newly formed cell to become fully grown and to be ready for cell division. It has two phases. Okay, it has two stages. कौन सा? Karyo and cyto. Yes. तो नहीं, इसका पहले हम लोग इंटरफेज ये बोल देंगे या माइटोटिक फेज. ठीक है, तो पहला स्टेज जो है वो इंटरफेज है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड दूसरा इज एम फेज. ओके, चलिए, तो अब एम फेज को हम लोग फैलाएंगे आगे. तो आपको मालूम है दैट एम फेज जो है, ओके, उसमें 4 सब स्टेजेस होता है. फाइन, एंड द 4 सब स्टेजेस विल आर प्रोफेज. ओके, तो उसमें हम लोग लिख देंगे it has 4 sub stages. Okay, it has 4 sub stages. Okay, करके नंबर 1. क्या है? ये है प्रोफेज. So number 1 is prophase. Okay, तो prophase जो है, it is the first phase of mitosis which is the longest of the M phase. Okay, following changes occur. क्या occur होता है भैया? The chromatin fibers become shorter and thicker due to the presence of coiling and folding and get condensed into distinct thread-like chromosomes in late prophase. माने आपका जो क्रोमेटिन फाइबर्स था जो इनडिस्टिंग्विशेबल था, अब वो मोटे मोटे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. ठीक है, ईच क्रोमोसोम अपीयर्स डबल. डबल का मतलब क्या है? डायड, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 coiled sister chromatids joined by a centromere. Okay, ये एक्चुअली joined not by centromere होता है, ये सिर्फ अपीयर करता है वैसा. Their ends are not visible in early prophase. Okay, therefore the chromosomes appear like a ball of wool. It is also called spireme stage. ठीक है, तो ये जो सारे क्रोमोसोम्स हैं ये पूरा गुंथी एक ही थी बे, अलगा अलगा न थी. मैंने एक ऐसा बॉल जैसा बना होगा. तो ऐसे cells at the end of prophase when viewed under microscope do not show Golgi complex. यार एक्यूरेट, तो Golgi यार इसको शॉर्टकट कर देंगे. Golgi ER nucleolus and the nuclear envelope, ये सब कुछ नहीं होगा. ओके,
Now the centriole now begins to move towards opposite poles. ठीक है? Okay, opposite poles with the help of astral. Okay, astral spindle fibers. Okay, ये याद रखना, ये लोगों को पता नहीं होता है. Astral spindle fibers. Fine radiating microtubules appear around each pair of centrioles to form the astral rays. A pair of centriole, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग. Okay, around each centriole to form astral rays. A pair of centrioles and astral rays constitute a star-like aster body. So, mitosis is referred to as क्या? Amphiastral in animals and anastral in plants. Okay, as there are no क्या centrioles. ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो एक्चुअली प्लांट्स में कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए उसको हम एनास्ट्रल बोलते हैं. एनिमल्स में 2 होता है, इसलिए हम उसको एम्फिएस्ट्रल बोलते हैं. ओके, कोई शक? No, sir. No, sir. इसको हम अलग कलर से पॉइंट्स लिख देने से होगा. तो ये प्रोफेज है, मिला? हाँ, चलिए. सो ओके, सो ये हमारा जो डायग्राम अभी हम लोग एक बनाएंगे. तो ऑलवेज याद रखेंगे कि डायग्राम्स को कंसेप्चुअली बनाइए. तो जो हम लोग कंसेप्चुअली डायग्राम बनाएंगे वो आपको बने समझ आना चाहिए. ओके, सो द डायग्राम शुड बी प्योरली कंसेप्चुअल. तो इससे क्या होगा, आपको घोषने का जरूरत नहीं पड़ेगा. फाइन, यू डोंट नीड टू घोष इट. अंडरस्टूड? तो इसीलिए हर समय याद रखेंगे, हम लोग एक अर्ली प्रोफेज का डायग्राम बनाएंगे एंड एक लेट प्रोफेज का डायग्राम बनाएंगे. कोई शक? No, sir. अब सब बड़ा सा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए. तो ये हमारा एक सेल है एंड ये हमारा एक लेट प्रोफेज सेल है. पर जाना पर चलो चलो. सो ये हमारा एक सेल है, ये एक और सेल है. नाउ in the early prophase cell you will also find what? You will also find nuclear membrane. फाइन. तो आपका अर्ली प्रोफेज जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, बट जो लेट प्रोफेज सेल है उसमें ऑलमोस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? लॉस हो गया होगा. ठीक है जी. तो वी विल शो लॉस, क्योंकि हम यहाँ डॉटेड लाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग लॉस दिखाएंगे. कैसे? बाय ईटिंग अप द मेम्ब्रेन्स. ओके, मेम्ब्रेन को खा लेंगे एंड दिखाएंगे एज इफ लॉस ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है. ठीक है जी. चलिए, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लॉस हो रहा है. नाउ सारा स्टोरी इसके अंदर का है. फाइन, ऑल स्टोरीज इसके अंदर का है. पर बाहर क्या होगा? बाहर एक पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होगा, है कि नहीं? ये जो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है
इसमें क्या होगा? देयर विल बी अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स का एक पेयर होगा। सोचिए, सुन लो। तो ये आपका सेंट्रियोल होगा। नाउ अब ये जो सेंट्रियोल है, फाइन, तो कबाटा झरकाटा दे दिया। तो अब ये हमारा जो है 2 सेंट्रियोल है। अब इसमें क्या होगा? आपका एस्टर बनना शुरू होगा। बिकॉज हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप रिकॉल करेंगे तो अराउंड दिस यू हैव व्हाट? याद करिए, हमारे पास मैस्यूल्स होते हैं, याद है? तो हमने छोटे छोटे क्या बनाए थे? मैस्यूल्स। फाइन, तो अराउंड द पेरिसेंट्रियोलर मैट्रिक्स you will have maceules. So what are maceules? MTOCs या MTGs. So what will they do? They will produce spindle. Okay, तो ये लोग स्पिंडल बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा अर्ली प्रोफेज सेल है। लेट प्रोफेज में हम लोग क्या दिखाएंगे? तो लेट प्रोफेज में हम लोग दिखाएंगे कि मैस्यूल्स एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल पे चला गया है। तो सिंस ये आर लेट प्रोफेज है, हम 180 डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम थोड़ा सा इधर उधर दिखाएंगे। क्योंकि बिकॉज पूरा कंप्लीट होते होते ये 180 होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फाइन, सो दिस इज द केस। और इधर नहीं आया है। नाउ इसके अंदर हम लोग वही सेंट्रियोल बनाएंगे। ओके, सो वी विल मेक दी सेंट्रियोल्स। तो ये आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। द सेंट्रियोल्स दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइन, तो ये आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर। But how they went there? They went there with the help of spindle fibers. Okay, so they went there with the help of spindles. So ये है astral rays. Okay, so these are astral rays. तो astral rays क्या करेंगे? ये लोग एक ओर जैसे स्पिंडल को चला चला के, घुमा घुमा के इधर उधर ले जाएंगे। तो ये अंदर होना चाहिए, ये मैं बाहर दिखा रहा हूं आपको। फाइन, फाइन, तो ये हमारा एस्ट्रल रेज है। अब थोड़ा सा इस सर्कल को बड़ा कर देंगे तो वो बाहर चला जाएगा। ओके, चलिए ना इधर हम लोग दिखाएंगे कि ये जो एस्ट्रल रेज है ये इसको चला कर ले गया है। तो विल शो दीज लाइन्स लाइक दिस। सो दीज आर एस्ट्रल रेज। फाइन, तो ये पूरा उधर लेंगे। नाउ इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा? वेरी थिन क्रोमोसोम्स। ओके, ये आपका बिल्कुल एक नेटवर्क मैनर में होगा। क्रोमैटिन प्लस यू विल आल्सो फाइंड न्यूक्लियोलस। तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, बट लेटर स्टेज में न्यूक्लियोलस लॉस्ट। एंड आपका जो क्रोमोसोम्स है
Now these chromosomes, they will appear condensed. So now these chromosomes, they will appear condensed. Okay, so ये कुछ इस तरह से appear करेंगे. Now since it is late prophase, so they will be very very close to the equator. तो हम लोग suppose 4 क्रोमोसोम बना रहे हैं, so they are very very close to the equator and these are attached to each other by what? So who is bringing them to line? So they are brought to line by spindle fibers. Fine? तो इसलिए उनको स्पिंडल फाइबर्स अलाइन कर रहे हैं. जब ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा वो मेटाफेज होगा. तो इसलिए हम उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यहाँ नहीं दिखाएंगे. नाउ फॉर अस सेंट्रोसोम इज नॉट ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसलिए हम सिर्फ एक डॉट से उसको डेजिग्नेट करेंगे. हम वो सेंटर नहीं बनाएंगे. प्लस जो स्पिंडल फाइबर्स है हम लोग 3 तरह का बनाएंगे, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन. तो ग्रीन वाला स्पिंडल फाइबर जो है वो एक पोल से दूसरा पोल जाएगा विदाउट एनी ब्रेक. एक पोल से दूसरा पोल, एक पोल से दूसरा पोल. सो दीज आर कॉल्ड, ये जो ग्रीन वाला है Polar तो हम spindles. कहते हैं पोलर स्पिंडल्स. ये है एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स and these yellow ones are called Kinetochoric. kinetochoric spindle. ठीक है, तो इसलिए 3 तरह का स्पिंडल होगा, एस्ट्रल, पोलर, काइनेटोकोरिक. ओके, तो इसका काम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. एस्ट्रल क्या करता है? जो स्पिंडल पोल्स को ऑपोजिट लेने में मदद करता है. काइनेटोकोर क्या करता है? क्रोमोसोम मूवमेंट में मदद करता है. पोलर स्पिंडल क्या करता है? शेप को अंडाकार बना देगा, एलिप्टिकल बना देगा. ठीक है जी. सो दिस इज द थिंग, दैट इज द कंसेप्ट. एंड तो समझ रहे हो? तो इसलिए द ड्राइंग इज नॉट समथिंग न्यू, द ड्राइंग इज व्हाट वी ऑलरेडी न्यू. तो ये हमारा क्या है? सेंट्रियोल था. तो इसलिए वो सेंट्रियोल अभी भी है, पर हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे जा रहा है. सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लॉस्ट, इज बीइंग लॉस्ट. तो वो अगले स्टेज में हम टोटली लॉस कर देंगे. कोई शक? तो ये हमारा क्या है? सो दिस इज द अर्ली प्रोफेज. ओके, ये अर्ली प्रोफेज है एंड ये क्या? तो दिस इज लेट Late. प्रोफेज. समझ रहे हो? तो ये लेट प्रोफेज स्टेज. ओके, सो ये हमारा हो गया द व्हाट. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द. नाउ मेटाफेज में क्या होगा? तो हाउ विल यू नो कि प्रोफेज खत्म हो गया है? सो वी हैव डेफिनाइट मार्कर्स. एंड व्हाट इज दैट डेफिनाइट मार्कर? बताइए. द डेफिनाइट मार्कर इज, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाएगा. अभी भी आप देखो, अगर मैं एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचूं, तो सपोज आई ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज द एग्जैक्ट 180 डिग्री लाइन. ओके, तो अभी भी क्या है? आपका ये 180 डिग्री नहीं है. सो दिस इज नॉट 180 डिग्री. ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है. देख रहे हो? इट इज नॉट 180 डिग्री. ये थोड़ा सा टेढ़ा है. प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली लॉस नहीं हुआ है. ओके, सो ये आपका आइडेंटिफाइंग कंडीशंस होते हैं. तो हाउ विल यू नो? प्लस क्रोमोसोम जो है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट बनाएगा.
अभी ऐसा नहीं हुआ है। ओके, सारे क्रोमोसोम्स अभी भी इक्वेटर पे अलाइन नहीं हुए हैं। अंडरस्टूड? नाउ Yes, sir. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सो नाउ व्हाट वी विल डू, इसमें अब थोड़ा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। ओके, तो कॉन्ग्रेशन का मतलब क्या है? जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम लोग कॉन्ग्रेशन कहते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से अरेंज करेंगे कि क्या बोलो, दैट दे विल, उसका जो लार्जर जो है, जो क्रोमोसोम्स, दे विल बी टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड स्मॉलर क्रोमोसोम्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द केस। अब हमारा आ जाएगा क्या? Metaphase. यस, मेटाफेज आ जाएगा हमारा। तो यहाँ हम एक नोट लिख लेंगे, we'll write a note here. ओके, तो ये एक नोट है, तो इसमें याद रखिए, all chromosomes orient themselves at equator of the spindle. This orientation bring up chromosome on equator at metaphase by tightening chromosome fiber is called congregation. Congregation या मेटाकाइनेसिस। तो राशि लगी अजी धीमा सर, चलो, तो मेटाकाइनेसिस, तो centromeres of all chromosomes lie closely at the equator and their arms in different directions towards pole. It is found on equatorial plate. तो क्या, तो ये याद रखना, ये कॉन्ग्रेशन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले, एक्चुअली अभी हुआ नहीं होगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कॉन्ग्रेशन is on the way. Okay, congregation of chromosomes, क्या congregation of chromosomes begin लिख देते हैं ना। तो what is congregation chromosomes? तो all chromosomes orient, तो ये उसका मीनिंग है। तो begins in late prophase and completed by क्या मेटाफेज। ठीक है, तो जिस मुहूर्त कॉन्ग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज। एटा बुझलो कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है which you are not there in your literature। तो इसलिए Yes, sir. जैसे आप लोग जाते हो फॉल इन लाइन, आप देखते हो कि नहीं, दिन भर सर्वदमन सर चिल्लाते रहते हैं कि लाइन में लगो, लाइन में लगो, ये बैच इधर लगो, वो बैच उधर लगो। तो एक्चुअली व्हाट इज ऑर्डर्ड, दैट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ग्रेशन, कि लाइन बनाओ, अपने अपने लाइंस बनाओ। ठीक है, जब सब तैयार हो जाएगा तब हम लोग असेंबली शुरू करेंगे। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए क्रोमोसोम्स का जो अलाइन होना उसको कॉन्ग्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये एक नोट है हमारा। नाउ इसलिए दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाएगा मेटाफेज। चलिए, तो वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ना अभी ऐसे लंबा हो रहा है। ओके, सो एंजॉय, वी विल स्टार्ट विथ मेटाफेज इन द नेक्स्ट क्लास।